आप 30 साल से खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे ये सब चीज को खालू के काटे फोटो तो लगा देते, हम लोग देख लेते। भारत सरकार की जो चिट्ठी है, उन्होंने चिट्ठी भेजा है, किसी भी प्रकार का माइनिंग की इजाजत नहीं है। सेठ जी जो है ना, मैन पार्ट को खरीद लिए हैं, जैसे खदान खोलने के बाद तो मैन पार्ट स्वर्ग बन जाएगा। इतना अच्छा बात बताएं कि भूपेश बघेल ने माइनिंग रुकवाया था और विष्णुदेव साय ने माइनिंग फिर शुरू करवा दिया। और जब आप ये रिपोर्ट तैयार करने आए थे तो गांव का कोई आदमी था जिसके सामने आपने रिपोर्ट बनाया है? बताइए। देश को किसी भी प्रकार के खनिज की आवश्यकता है तो पहले 5वीं अनुसूची से बाहर के खनिज को निकालिए। ऑफिस, रायपुर के ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हो गया पर्यावरण आकलन। बॉक्साइट उत्खनन के लिए जनसुनवाई की जा रही है, वो गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। अभी तक जो भी जनसुनवाई हुआ है, यहाँ के मूल निवासी की बात को नहीं सुना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित मैन पार्ट, जिसे लोग छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, इन दिनों एक अजीब दोहरेपन का शिकार है। एक तरफ सरकार इस पहाड़ी इलाके को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मैन पार्ट महोत्सव मना रही है, बॉलीवुड के कलाकार बुला रही है। वहीं दूसरी ओर उसी सरकार का एक दूसरा विभाग छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CMDC उसी मैन पार्ट की कोख में दबे बॉक्साइट को निकालने के लिए एक के बाद एक खदान खोलने की तैयारी में जुटा है। पर्यटन और खनन दोनों एक साथ नहीं चल सकते, यह बात हर जानकार जानता है, हर स्थानीय निवासी समझता है, मगर सरकार और कॉरपोरेट की नजर में मैन पार्ट की हरियाली और झरने नहीं, उसके नीचे दबा बॉक्साइट दिखता है। 24 जून को जब पथरई लुरेना खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई हुई तो स्थानीय आदिवासियों, किसानों और माझी समाज के लोगों ने खनन परियोजनाओं का जमकर विरोध किया। स्थानीय निवासियों ने दशकों से दबाई गई आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी पहचान बिकाऊ नहीं है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं CG खबर। सरगुजा जिले में प्रस्तावित 4 बॉक्साइट खदानें नर्मदापुर कुनिया, पथरई लुरेना, कमलेश्वरपुर और सरभंजा कुल लगभग 1200 एकड़ यानी करीब 575 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं। इन सभी के लिए पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की गई है और जनसुनवाई की तारीखें 23-24 जून और 1-2 जुलाई निर्धारित की गई हैं। इन सभी खदानों की जिम्मेवारी CMDC को दी गई है, जो राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ 4 नई खदानों की नहीं है। मैन पार्ट क्षेत्र में बालको की 1 और CMDC की 12 यानी कुल 13 बॉक्साइट खदानें पहले से ही संचालित हैं। इतना ही नहीं, खनिज विभाग ने CMDC को पहले ही 5 खदानों की स्वीकृति दे दी है और अब 6 नई खदानों की अनुमति मांगी गई है। यानी मैन पार्ट का पूरा भूगोल धीरे धीरे खनन की चपेट में आता जा रहा है। ये जो सेठ जी जो है ना, मैन पार्ट को खरीद लिए हैं अघोषित रूप से, उसकी आज जन सुनवाई हो रही है कागज में दिखाने के लिए। 30 नवंबर को यहाँ पे एक जन सुनवाई हुआ था उड़ंगा गांव के लिए। देखिए बगल में है, यहाँ से दिख रहा है कितना हरियाली है। VNR वाला उन्नत किस्म का खेती कर रहा है, उसको VNR को मालूम नहीं था। VNR के मालिक को पब्लिकेशन ही नहीं हुआ है। कार्रवाई तो ऐसे ही है, ना सुने हैं, मगर चूंकि ये रिकॉर्डिंग, ये कार्रवाई आप पेश करेंगे आगे, इसलिए कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातों को मैं कर रहा हूं। और महत्वपूर्ण बात कि आप ये जो मैन पार्ट है ना, ये जो अभी 19 तारीख को हम लोग को देखने को मिला आग की तरह, जिसमें 4 जन सुनवाई है, कम से कम 10 पंचायत का जिक्र है। हर कंपनी के मालिक को मालूम नहीं है, उसका जमीन एक्वायर हो गया, तो ये माझी जो बेचारे अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं, उनके साथ क्या करता होगा ये सेठ? जैसे खदान खोलने के बाद तो मैन पार्ट स्वर्ग बन जाएगा। इतना अच्छा बात बताएं। आप 30 साल से खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे,
कहाँ पे ये सब चीज को फालतू के काटे, फोटो तो लगा देते, हम लोग देख लेते। कितना वृक्षारोपण आप किए उसका एक फोटो तो टांग देते, उसको भी हम लोग देख लेते। कितना पर्यावरण का आपने नियम का पालन किया, कितना फर्टिलाइजर और सॉइल को फुलफिल किया, उसका फोटो तो लगा देते ये कम से कम। इतनी अच्छी अच्छी बात। और जब आप ये रिपोर्ट तैयार करने आए थे तो गांव का कोई आदमी था जिसके सामने आपने रिपोर्ट बनाया है? बताइए, किसी गांव वाले के सामने रिपोर्ट बनाएगा राज्य स्तरीय समिति पर्यावरण आकलन समिति का? ऑफिस, रायपुर के ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हो गया पर्यावरण आकलन। पथरई और लुरेना में बॉक्साइट खदान खोलने के लिए 200 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की योजना है, जिसमें से 124 एकड़ जमीन ग्रामीणों के पट्टे की है। मुआवजे का जो हिसाब सामने आया है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। प्रावधानित दस्तावेजों के अनुसार 1 एकड़ जमीन में 15 मीटर की खुदाई से करीब 2600 ट्रक बॉक्साइट निकलता है और एक ट्रक की बाजार कीमत 2 लाख रुपए है। यानी 1 एकड़ से कंपनी को 50% खर्च काट कर भी 26 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। लेकिन उसी 1 एकड़ के लिए ग्रामीण को दिया जा रहा है मात्र 72,500 रुपए का मुआवजा। यह लूट का गणित नहीं तो और क्या है। जन सुनवाई में जो भी हुआ वह भी कम चौंकाने वाला नहीं था। जब स्थानीय ग्रामीण और माझी समाज के लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उठे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने माइक ही बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बोला भी, पर उनकी आवाज दूर तक नहीं पहुंच सकी। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मखौल था। दूसरी तरफ सीएमडीसी के ठेकेदारों ने नर्मदापुर से बाहरी लोगों को बुलाकर खदान के समर्थन में बुलवाया। जो जन सुनवाई जनता की आवाज सुनने के लिए होनी चाहिए थी, वह एक सुनियोजित नाटक बन गई। नियमों के उल्लंघन की कहानी और भी गहरी है। जन सुनवाई की सूचना दिल्ली और रायपुर के अखबारों में प्रकाशित कराई गई, जबकि छत्तीसगढ़ माइनिंग अधिनियम 2016 के तहत जिस जिले में खदान प्रस्तावित हो, उसी जिले में 1 महीना पहले स्थानीय अखबार में सूचना देने के बाद उसे पंचायत भवन और सार्वजनिक जगहों पर चिपकाना और मुनादी करना अनिवार्य है। अफसरों को डर था कि अगर ग्रामीणों को पहले से पता चल गया तो विरोध होगा, इसलिए जानबूझकर सूचना को छिपाया गया। देखिए, भारत सरकार की जो चिट्ठी है, जो संयुक्त सचिव है पंचायत विभाग के, उन्होंने चिट्ठी भेजा है। इस चिट्ठी में तो इस 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का माइनिंग की इजाजत नहीं है। अगर देश को किसी भी प्रकार के खनिज की आवश्यकता है तो पहले 5वीं अनुसूची से बाहर के खनिज को निकालिए, निकाल के खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी कि जब काम नहीं चलेगा देश को, तो आपको 5वीं अनुसूची में आना है और उस सारे नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए आना है। लेकिन आज मैनपाट में जिस बॉक्साइट उत्खनन के लिए जो जनसुनवाई की जा रही है, वो गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। और उस गैर कानूनी तरीके का मैं कहने का आशय मेरा ये है कि इस 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में अगर भूमि का अधिग्रहण होगा तो नियम प्रक्रिया के तहत होता है, और अगर उसमें नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा तो जो व्यक्ति, जो अधिकारी ऐसा करेगा उसके ऊपर एट्रोसिटी भी लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ। और इस 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में मैनपाट में जो अभी तक जो भी जन सुनवाई हुआ है, उसमें एक तरफा किसी कंपनी, किसी औद्योगिक क्षेत्र के लोगों की बात सुनी जा रहा है, यहाँ के मूल निवासी की बात को नहीं सुना जा रहा है। जन पर्यावरण संरक्षण मंडल और स्थानीय संगठनों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। सरपंचों का कहना है कि उन्होंने कभी खदानों की स्वीकृति के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव पास नहीं किया, फिर भी सीएमडीसी के पास ऐसे कागजात हैं जो दर्शाते हैं कि पंचायतों ने एनओसी दे दी है। फर्जी पट्टों के आरोप भी सामने आए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जिला प्रशासन के बड़े अफसरों ने 1980-81 में सरकार से मिले पट्टे की जमीन को कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निरस्त कर दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत, जो इस क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं, जन सुनवाई में उपस्थित हुए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके कार्यकाल में जब यह खदानें प्रस्तावित हुई थी, उन्होंने तब भी इसका विरोध किया और प्रक्रिया रुकवाई थी। मैनपाट का सर्वाधिक नुकसान खदानों से हुआ है। सड़कें टूट गई हैं, पेड़ कट गए हैं, स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिला।
अब फिर वही खेल खेला जा रहा है। उस समय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी थे, माइनिंग डिपार्टमेंट उनके पास था। उस समय खनन रुका और सरकार बदली, आप लोग प्रतिनिधि बदले और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जगह में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि भूपेश बघेल ने माइनिंग रुकवाया था और विष्णुदेव साय ने माइनिंग फिर शुरू करवा दिया। दर्द में मैन पाट के लिए दर्द है। वो लोग चाहते हैं कि मेरा मैन पाट बचे, यहाँ की आदिवासी संस्कृति बचे, यहाँ के हमारा जो पूजा पद्धति है वो बचे। जिस मैन पाट को देखने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं उसका आकर्षण बना रहे, लेकिन इसको लगातार क्षति पहुंचाया जा रहा है। पुरानी खदानों का रिकॉर्ड बेहद खराब है। मैन पाट में 1993 में बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के तहत बॉक्साइट खनन शुरू हुआ था। करीब 639 हेक्टेयर जमीन कंपनी को लीज पर दी गई। इससे मुख्य रूप से माझी, कंवर और पहाड़ी कोरवा जनजातियों के सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए। आधिकारिक रूप से 3 गांवों के 95 परिवार विस्थापित हुए। बताया जाता है कि जिन्हें मुआवजा मिला उन्हें वादे से 50,000 रुपया प्रति एकड़ की जगह मात्र 12,000 रुपये प्रति एकड़ मिले। 2001 में बाल्को का 51% हिस्सा वेदांता समूह की स्टारलाइट कंपनी को बेच दिया गया। मार्च 2019 में बाल्को ने विस्तार प्रस्ताव वापस ले लिया और सितंबर में खनन गतिविधियां बंद कर दी। लेकिन 1993 से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्विस्थापन के मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं। मौजूदा खदानों में भी हालत बेहद खराब है। बॉक्साइट खनन करने वाली कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को वेतन और मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा। घायल होने पर उपचार नहीं कराया जाता। खनन के बाद जगह जगह गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। मिट्टी की भराई नहीं की जाती। मैन पाट में 19 करोड़ रुपए के मुआवजे का घोटाला भी सामने आया है, जिसमें तहसीलदार और पटवारी को अटैच किया गया है और कलेक्टर को जांच कमेटी बनानी पड़ी। कानून क्या कहता है? भू अर्जन, पुनर्वास व पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 18, 19 और 20 के अनुसार प्रभावित भूस्वामियों को 29% लाभ देना अनिवार्य है और परियोजना स्थल पर 80% की सहमति जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि अधिग्रहण के लिए सिंचित भूमि का न्यूनतम मुआवजा 10 लाख रुपया प्रति एकड़ और असिंचित भूमि का 8 लाख रुपया प्रति एकड़ है। बंजर या पड़ती भूमि के लिए 6 लाख रुपया प्रति एकड़ निर्धारित है। इसके ऊपर 100% सोलेशियम और ब्याज का भी प्रावधान है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीणों को दी जा रही राशि इस कानूनी न्यूनतम से भी कोसों दूर है। प्रस्तावित खदानों का पर्यावरण पर प्रभाव सिर्फ आशंका नहीं बल्कि पुरानी खदानों का अनुभव है। मैन पाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दलदली और प्रस्तावित झंडा पार्क के पास भी नई खदानें प्रस्तावित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खनन से जल स्तर गिरेगा, पेड़ कटेंगे, सड़कें टूटेंगी और मैन पाट का पूरा पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा। यह आशंका नहीं बल्कि उनकी आंखों देखी गवाही है। मामले की सबसे चिंताजनक बात यह है कि जहां एक ओर सरकार विकास और राजस्व के नाम पर खनन को आगे बढ़ा रही है, वहीं स्थानीय जनता की सहमति, कानूनी प्रक्रियाएं और पर्यावरणीय नियम सब कुछ रौंदा जा रहा है। जन सुनवाई का माइक बंद करना, सूचना छिपाना, फर्जी एनओसी बनाना, बाहरी समर्थकों को लाकर जनमत को खरीदने की कोशिश करना, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर है। मैन पाट के आदिवासी जिन्हें 1993 से लेकर आज तक कोई न्याय नहीं मिला, जिनकी जमीनें छिनी, जिनके पट्टे निरस्त किए गए, जिन्हें मुआवजे के नाम पर धोखा मिला, वे अब भी लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ एक खदान रोकने की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी आने वाली पीढ़ियों के हक की लड़ाई है। जब तक यह सवाल नहीं पूछा जाता कि मैन पाट का बॉक्साइट किसके लिए निकाला जा रहा है, किसे फायदा हो रहा है और किस कीमत पर, तब तक ना जन सुनवाइयां सार्थक होंगी ना विकास का दावा। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।